आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हैं और उससे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आपने देखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम लोग गरीबी की अर्थव्यवस्था से हट चुके हैं, एक हम नए फेज पे प्रवेश कर चुके हैं विकासशील में। और हमारी अर्थव्यवस्था के पास इतनी क्षमता हो गई है कि वो ऑटोमेटिक अब गति कर सकती है। अब गवर्नमेंट को उतनी अधिक सब्सिडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और इकोनॉमी अपने डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट मैकेनिज्म के आधार पर ऑटोमेटिक डेवलप हो रही है। जो भारत पहले पॉवर्टी का शिकार थी, अर्थव्यवस्था के मोस्टली लोग पुअर थे, इकोनॉमी में सेविंग बिल्कुल नहीं थी, अर्थव्यवस्था में कंजप्शन का नेचर बहुत ज्यादा था, वो सारा पैटर्न चेंज हुआ। अब हमने देखा कि डोमेस्टिक सेविंग कंटिन्यू बढ़ रही है, हमारे पास फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है, देश में एफडीआई तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट को घटा रहे हैं। और हमारे पास इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी लगातार कम होती चली जा रही थी। कुछ इमर्जिंग पॉइंट्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं कुछ विशेष पॉइंट्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले आज हम भारत की पहली विशेषता अगर हम बात करें कि जो मेन विशेषता है, मुख्य विशेषता, उसकी बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी के साथ अगर मैं संबंध को बताऊं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार जीडीपी का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। 2020 के अनुसार भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद 3.202 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। दैट इज इम्पोर्टेंट डेटा हो जाता है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा हो जाता है कि आज भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 3.202 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, डॉलर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आपके वर्ल्ड में सबसे जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा शेयर रखती है, वो अमेरिका की इकोनॉमी है। इसलिए हम लोग डॉलर में सारे चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो इस समय ट्रिलियन डॉलर हमारे पास इकोनॉमी में जीडीपी का रूप क्या स्वरूप हो चुका है। क्रय मूल्य आपका याद रखिएगा, क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार, ठीक है, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। थर्ड सबसे क्या होता है, रैंक रखने वाली है किसके अकॉर्डिंग, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपका क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार, पीपीपी के अनुसार भारत आज विश्व में थर्ड रैंक रखती है। भारत सकल घरेलू उत्पाद के कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार आज भारत अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है, चाइना दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे नंबर पे, जर्मनी चौथे, ब्रिटेन पांचवें के बाद दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जर्मनी आपका चौथी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन आपकी पांचवी और इसके बाद भारत का नंबर छठवां है। तो अगर हम जीडीपी के अनुसार भारत की बात करते हैं तो भारत इस समय विश्व में छठवीं अर्थव्यवस्था बन गया। किसके आधार पर, जीडीपी के अनुसार। वहीं क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार। तो याद रखिएगा, दोनों का एग्जाम्स में अलग अलग पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार कितनी कौन सी रैंक है, तो आप बोलेंगे आपकी थर्ड रैंक है। अकॉर्डिंग टू कुल सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, कुल सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर आज भारत का क्या स्थान है, तो आप बोलेंगे छठवां स्थान है। और ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है और फिफ्थ पे कौन है। तो इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना होगा। इनमें से फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ चुका है, जो भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो फ्रांस है, एक डेवलप्ड कंट्री है, उसको भी हम लोगों ने क्या छोड़ दिया पीछे और हमारी इकोनॉमी काफी अधिक इमर्जिंग इकोनॉमी है। ट्रांसफार्मिंग इंडिया अगर मैं कहूँ तो ज्यादा अधिक है। आज परिवर्तित भारत है हमारा, तेजी से बढ़ता हुआ भारत है, इसको कहेंगे उभरता हुआ भारत है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। विकासशील देशों में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था कही जाती है क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ही संभावनाएं बाकी है। अभी हमने अपना बेस्ट करना चालू किया है लेकिन ऑप्टिमम पर नहीं पहुंचे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर देती आज नजर आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जीडीपी का मान कितना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत की रैंक वर्तमान में क्या है, तथा कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंक क्या है, और सारे पॉइंट्स इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, और इसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था किनको टक्कर दे रही है, तो आपका ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम नंबर 1 से बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका तात्पर्य क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसका तात्पर्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ मौजूद है। याद रखिएगा, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ मौजूद होने के कारण और जिनके लिए सरकार ने पॉलिसी प्रॉपर बनाई है, वो एक साथ मौजूद होने के कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों एक साथ वर्क कर रहा है, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, याद रखना, प्राइवेट उद्योग पब्लिक उद्योग नहीं, बल्कि प्राइवेट क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर एंड क्या होता है, पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी फंसाने के लिए ये भी पूछा जाता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, लेकिन ये इंडस्ट्रीज हो सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, आपका सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और सेक्टर के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है, चाहे आपका एग्रीकल्चर ले लो, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले लो, चाहे आपका सर्विस पॉलिसी ले लो, तीनों आ जाती है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, पब्लिक इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, तो ये हल्का सा सिंटेम्स दिखाता है मिश्रित का, लेकिन कंप्लीट सिंटेम्स नहीं दिखाता है। आपका एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा था, वहां पर मैंने लिखा था, वास्तव में आंसर यही सही था, लेकिन वहां पर आपने लोगों ने ध्यान नहीं दिया, प्राइवेट मैंने इंडस्ट्रीज शब्द का प्रयोग किया था। प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्लस पब्लिक इंडस्ट्रीज, वास्तव में ये बेसिक सेंटेंस नहीं है मिश्रित अर्थव्यवस्था की इंडस्ट्रीज शब्द लगाना, बल्कि यहाँ पर सेक्टर शब्द लगना चाहिए था, जो वास्तव में मैंने वहां लिख तो दिया था, लेकिन वो वास्तव में प्रॉपर मिश्रित अर्थव्यवस्था के सेंटेंस नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब दोनों एक साथ काम करे, मौजूद हो, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंडस्ट्री एक साथ मौजूद हो, उसको आप कहेंगे, लेकिन वो उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। और कार्य करते हैं, एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के तहत कुछ मौलिक और भारिक औद्योगिक इकाइयां संचालित की जा रही हैं। 1991 में देश में उदारीकरण किया गया, देश में एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्वीकार किया। विदेशी कंपनियों के लिए देश में फैक्ट्री, उद्योग धंधे लगाने में दरवाजा खोला गया। किसके लिए? विदेशी कंपनियों के लिए, अर्थात एफडीआई की परमिशन यहाँ पर दी गई। कब? 1991 में। उसके बाद से देश में निजी सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप होने लगा, अर्थात 1991 की पॉलिसी के बाद ही प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई देश में तेजी से बढ़ा है। और कुछ बुनियादी चीजें जैसे रेलवे, हवाई जहाज, सैन्य हथियारों का निर्माण, रक्षा क्षेत्र से संबंधित उद्योगों में सरकारी सेक्टर को प्राथमिकता दी गई, जिसमें बाद में निजी सेक्टर को भी शेयर्स बांटे गए। 26% से लेकर के 74% और इवन 100% तक कुछ सेक्टर्स में एंट्री इनकी की गई। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा फेज हुआ, अर्थात 1991 के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट पूरा था, वो पूर्ण कॉन्सेप्ट को भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्वीकार कर लिया। जो इसके पूर्व अगर मैं कहूँ कि 1948 में क्या कौन सी अर्थव्यवस्था थी, तो केवल हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी 1956 में, यानी यहाँ पर मिश्रित के उतने अच्छे लक्षण नहीं थे जितना कि हमारे पास पूरे लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक 1991 की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था के परफेक्ट लक्षण हमको दिखाई पड़े।
दूसरा पॉइंट जब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, तो हमारा सेकंड पॉइंट ये बताता कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर का क्या योगदान है इसकी जब हम बात करते हैं, तो भारतीय कृषि में सबसे अधिक व्यवसाय और सबसे अधिक लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट किस पे पा रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो या तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में, या एलाइड सेक्टर में। एलाइड सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर से ही संबंधित कुछ ऐसे सेक्टर, जैसे अगर डायरेक्ट खेती कर रहे हैं उसमें जॉब पा रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, लेकिन एग्रीकल्चर संबंधित अगर मछली पालन में लगे हैं तो एलाइड सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों में लोग रोजगार कितने पाए हैं? इस समय भारत में मोस्टली एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ही दे रहा है, और सबसे ज्यादा लोग व्यवसाय को इसी को अपनाए हैं, क्या? खेती बाड़ी को। और साथ ही साथ इसकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इकोनॉमी में क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। भारत की 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, जो कृषि का काम करती है, एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर कृषि का प्रभाव प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा और इनडायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा, दोनों प्रकार से पड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद में 30% एग्रीकल्चर क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये आप पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसका डेटा, करंट डेटा मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, बट एक विशेषता के रूप में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश में रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। फलों, सब्जियों, मसालों, वनस्पति तेलों, तंबाकू, पशुओं के बाल आदि जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट निर्यात किए जाते हैं? फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपके मसाले, आपके वनस्पति तेल, आपके तंबाकू, पशुओं के बाल आदि कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो इन उत्पादों का भारत निर्यात करता है और काफी अच्छा विदेशी मुद्रा अर्न करता है। इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, एक मिनट, इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक वृद्धि को भी जोड़ते हैं। यानी इकोनॉमिक जो आपका ग्रोथ है उसमें भी क्या होता है? व्यापार में वृद्धि तो करता ही करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन इसके साथ ही साथ ये क्या करता है? आर्थिक वृद्धि में भी योगदान हमको प्रदान कर रहा, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमारे पास काफी अच्छा इसका शेयर्स है। इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि आज जो हमारे पास ये आपका इंडियन इकोनॉमी में जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, और कंटिन्यू क्या करता है? इसने अपने रोल को प्रॉपरली बाखूबी खूब निभाया है। तो आपने ये पहली विशेषता आपने देखी कि अर्थव्यवस्था में लगातार इसका रोल बढ़ता जा रहा है, और अर्थव्यवस्था में लगातार रोल बढ़ने के साथ साथ, हाँ, जीडीपी में लगातार एग्रीकल्चर का शेयर कम भी होता जा रहा है। ये एक अच्छा सिम्टम्स माना जाता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का लगातार क्या हो जाए, शेयर जीडीपी में घट जाता है, तो हम कहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को हम इमर्जिंग इकोनॉमी के नाम से जान सकते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था हमारी तेजी से डेवलप हो रही है, और तेजी से डेवलप होने का तात्पर्य यही होता है कि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल तो अदा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती चली जाती है उसके परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल या अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में शेयर कम होता चला जाए, तो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास करते चले जा रहा है। आज भारत में मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका रोल 30% है, ये घट करके इस समय 14% या और भी कम आ चुका है। तो ये रोल देखिएगा, इसका मान जो जीडीपी में इसका शेयर है, जीडीपी में इसका शेयर कंटिन्यू कम होता चला जाता है, तो हम कहेंगे इकोनॉमी में हम लोग बहुत तेजी से डेवलप होते चले जा रहा है। इसका मैं करंट डेटा शेयर करूंगा, अभी आप इसको केवल समझने के लिए देख लीजिएगा कि 30% शेयर से आप अभी देखेंगे कि हम लोग कैसे डिक्लाइन होकर के 14% शेयर तक आ चुके हैं, और इससे भी नीचे आ चुके हैं। तो लगातार अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कम होता तो ये निराश क्यों करने वाली बात नहीं है,
बल्कि ये अच्छी बात है कि इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट ऑफ द लेबर, मोस्ट ऑफ द जीडीपी का शेयर था, वो कम हो रहा है, अदर सेक्टर का मान बढ़ रहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की तरह हम लोग जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस वास्तव में अच्छे को शो कर रहे हैं कि बेस्ट हो रहा है, कि भले एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल मतलब कम हो रहा है जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में रोल कम हो रहा, लेकिन अदर सेक्टर में कंटिन्यू आप देखिएगा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अर्थव्यवस्था में अच्छा लक्षण दिखाई पड़ता है, ये अच्छी विशेषता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमने अभी आपको डिस्कस किया कि भारत जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका फलों, सब्जियों, मसालों, वनस्पति तेलों, तंबाकू, पशुओं के बाल आदि जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भारत में इस समय निर्यात कौन कौन सी चीजों को किया जाता है, या कौन सा क्रम है जो भारत में सबसे ज्यादा भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। तो इनको आपका फल, सब्जी, मसाले, वनस्पति तेल, तंबाकू, पशुओं के बाल, इनको पूछा जा सकता है कि ये कभी इसमें से कुछ चीजें नहीं हो सकती जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी विशेषता है कि यहाँ कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर संतुलन देखने को मिलता है, कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में अच्छा लिंकेज देखने को मिलता है। लिंकेज का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर कच्चा माल, रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल कराता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो बेसिक्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेते हैं। पहले कृषि का प्रमुख योगदान हुआ करता था, पहले यानी एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल, आपका मेजर रोल प्ले करता था, चाहे एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में हो, चाहे जीडीपी के शेयर के रूप में हो, इसका इम्पोर्टेंट रोल था। क्योंकि औद्योगिकरण उस समय कम था, परंतु औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की किया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा काफी ग्रो किया है। लेकिन ऐसे भी कई व्यापारों को बढ़ावा मिल गया जो कृषि के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हरदम एग्रीकल्चर की सेक्टर की ग्रोथ के साथ होगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल हमको उपलब्ध कराएगा तो उसके परिणाम स्वरूप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तेजी से डेवलप होता चला जाएगा। जैसे पशु आहार या दान बनाने वाली कंपनियां, ठीक है, आपके पास दूध के पैकेट बनाने वाली कंपनियां, या ऐसी कंपनियां जो बाजार से अच्छी क्वालिटी के फल सब्जी खरीद करके उन्हें पैक कर देती है। इस समय आपने देखा होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो काम करती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो वास्तव में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही क्या करती है, पैकेजिंग करके वर्ल्ड मार्केट में बेचती है। आपने देखा होगा मछली चाहे आपका हो, ठीक है, इन मछलियों को भी क्या करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत लाया जाता है। आपने देखा होगा फलों से बनने वाला जैम है, आपका अचार है। इस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सी चीजों को इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके प्रसंस्करण किया और अर्थव्यवस्था में उसको टिकाऊ बनाया, अर्थात उसकी टाइम लाइबिलिटीज को बढ़ाया और वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट किया। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो चौथा पॉइंट हमारे पास आता है तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। याद रखिए इकोनॉमी में आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के बीच में जो आपका इंट्रैक्शन होता है, कार्यकरण होता है, इन दोनों के बीच कार्यकरण होता है। कार्यकरण का तात्पर्य क्या होता है, इन दोनों में ये आपका रॉ मटेरियल देता है, ये इसको प्रोसेस करता है, ठीक है। इस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में एक आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर ज्यादा इसके बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे तो इनके बीच कार्यकरण की दर तेज होता जाती है, कार्यकरण की दर तेज हो जाती है, अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्क तेजी से करने लगता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी तेजी से वर्क करने लगता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट तेजी से करने लगते हैं। तो सर्विस जो सेवा क्षेत्र होता है वास्तव में वो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच अंतर क्रिया की दर को बढ़ा देता है। अंतर क्रिया की दर को बढ़ा देता है मतलब स्पीड बूस्ट अप कर देता है, किसके, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में। तो सर्विस सेक्टर जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देता सर्विस सेक्टर, लेकिन इनडायरेक्ट इकोनॉमी में बहुत अधिक आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है।
जैसे डॉक्टर की सेवाएं, ये वास्तव में प्रत्यक्ष लाभ है इसके। डॉक्टर की सेवाएं, आपके इंजीनियर की सेवाएं, ये प्रत्यक्ष लाभ है। आपके पास टीचर की सेवाएं, ये प्रत्यक्ष लाभ है। तो इस प्रकार इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो सेवा क्षेत्र का लगातार योगदान बढ़ता चला गया है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आई। देखिए, इंट्रैक्शन बढ़ गया, इकोनॉमी में बूस्ट अप हो गए, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में स्पीड बढ़ गई। सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन जो है, बीपीओ है, आदि जैसे तकनीकी क्षेत्र में उच्च वृद्धि हुई है। हाई ग्रोथ हमको दिखाई पड़ा है। इन क्षेत्रों में व्यापार ने न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाया है, ठीक है, बल्कि व्यापार को कई गुना बढ़ाने में मदद किया। जब याद रखिएगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करेगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में ज्यादा उत्पादन करेगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्यू में ज्यादा उत्पादन करेगा, अर्थात ज्यादा गुणवत्ता वाली ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेगा। जब ज्यादा वस्तु उत्पादन होगी तो वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड की जाएगी, जब ट्रेड की जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ये काफी अधिक हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, व्यापार ग्रो करेगा और कई गुना इससे व्यापार बढ़ गया। तो जैसे ही हमारा सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ा, उसके परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आई और उसके परिणाम स्वरूप हमारा व्यापार बढ़ा, और हमारे पास जब व्यापार बढ़ेगा तो उससे हमारे पास विदेशी का रिजर्व भी तेजी से बढ़ जाएगा। इन उभरते हुए सेवा क्षेत्रों ने देश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद की है, और वो आज हम लोग वर्ल्ड मार्केट में एक प्रकार से प्रतियोगी बाजार के तौर पर खड़े हैं। अर्थात हम भी विश्व बाजार में जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें शामिल हो सकते हैं और अपने उत्पाद को वहां पर रख सकते हैं। तो आज हमने विश्व स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा काम करने का तात्पर्य होता है कि सेवा क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इस सेवा क्षेत्र ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाया है, ट्रेड बढ़ा है, और विश्व में हमने क्वालिटी वाला वस्तु उत्पादन करके दिया है और अधिक मात्रा में उत्पादन करके दिया है, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बन जाता, जिससे दुनिया भर में भारत अपनी शाखाएं शुरू कर चुका है और वर्ल्ड में हम अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे हैं। उभरते हुए भारतीय बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था, आज पांचवा पॉइंट जो होता, आज हमारी भारतीय बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था आज उभर रही है। आपको लग रहा होगा कि आज भारत के पास इतना ह्यूज पॉपुलेशन है। ह्यूज पॉपुलेशन क्या करता है, अर्थव्यवस्था में एक बड़ा मार्केट जनरेट करता है। आप याद रखिएगा, विश्व में एक तो हमारे पास चाइना है जो हमारे बगल में रहता है, ये डेवलपिंग कंट्री है, एक इंडिया है, ये दोनों के पास ह्यूज पॉपुलेशन, और ह्यूज पॉपुलेशन क्या करता है, वर्ल्ड लेवल पे मार्केट सबसे बड़ा। अगर मैं एशिया में कहूं तो वास्तव में ये दो कंट्री एक ऐसे कंट्री है जिनके पास विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। आपने देखा होगा, डेवलप्ड कंट्री इन बाजारों को अपने कैप्चर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए आर्थिक शक्ति संतुलन बना रहे हैं। वो चाहते कि या तो चाइना का मार्केट या इंडिया का मार्केट हमारे फेवर में मिल जाए, तो एक अच्छा बड़ा बाजार इनको मिल जाएगा, और एक अच्छा बड़ा बाजार मिल जाएगा तो विकसित देशों को अपना उत्पाद बेचने के लिए एक बाजार मिलेगा जिससे वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो विश्व में आज लोगों की इनकम बढ़ गई है, इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पीसीआई बढ़ी है। पीसीआई बढ़ने से परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ी है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, और जब खरीदने की क्षमता बढ़ी है यानी एक बेहतर बाजार ये डेवलप हो रहा है। आज यहाँ पर कंज्यूमर बहुत अधिक है, उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था बन गई है, और हम लोगों के पास एक अच्छा बाजार है, और इस बाजार पर विश्व के सभी देश नजर गड़ाए हुए हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारे सेक्टर का विकास होना बाकी है, सारे सेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं। इन सेक्टर्स को डेवलपमेंट होने के लिए हम सोच रहे हैं कि हो जाए, इसलिए यहाँ बहुत अधिक संभावनाएं विद्यमान है और फ्यूचर में हम लोग काम भी करें। जबकि विकसित देशों में विकास पूरा हो चुका है, जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, आपका यूरोप में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य पूरा हो चुका, लेकिन भारत में अभी भी संभावना है। अभी क्या, अभी तो हम लोगों ने चलना सीखा, अभी हमारे पास पूरा इरा बाकी है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हमारे पास संभावनाएं बहुत अधिक है, और नए विकास की कोई, ठीक है, विकसित देशों में नए विकास की कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन भारत में विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब
भारत में लगभग दुनिया के सभी बड़ी कंपनियां, देखो विश्व की सारी बड़ी कंपनियां और देश अपना निवेश करने लगे हैं। तो दुनिया के सारे देश हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं और सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में स्थापित हो चुकी हैं। तो इस समय आज के भारत, जो भारत में सबसे बड़ा बाजार है, इस बाजार को कैप्चर करने के चक्कर में एफडीआई के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, निवेश किया, विदेशी कंपनियां, और बड़ी बड़ी जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, एमएनसीज होती है, एमएनसीज वो भी भारत में दिखाई पड़ती है। सभी बड़ी कंपनियों के ऑफिस आज भारत में मौजूद हैं। बड़े बड़े देश भी अब अपने संसाधन साझा करके भारत तथा स्वयं के फायदों को समझने लगे हैं, क्योंकि भारत में कम निवेश, भारत में देखिए, भारत के पास सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। मैं आपको बता दूं, बीपीओ की सर्विस जो होती है, जो आपने देखा होगा कॉल सेंटर की सर्विस जो होती है, जितने डेवलप्ड कंट्री वाले हैं वहां पर लेबर बहुत महंगा है। तो परिणाम स्वरूप बीपीओ की सर्विस जितने विकसित देश हैं उनकी सर्विस भारत से ही की जाती है। भारत में क्या होता है, कम वेतन पर आप कॉल सेंटर या कस्टमर केयर सेंटर डेवलप कर सकते हो। तो भारत में जितने विकसित देश हैं, जैसे आप यूरोप ले लो, अमेरिका ले लो, उनके अधिकतर क्या होते हैं, बीपीओ सेंटर, जो आपके कॉल सेंटर्स हैं, वो भारत में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता है। तो यहाँ से आपका कस्टमर केयर डीलिंग की जाती है। तो ये बीपीओ सर्विस जो होती है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लेबर सस्ता होने के कारण विश्व के सभी देशों ने भारत की तरफ रुख अपनाया, और भारत में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है, जबकि विश्व के अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में निवेश करना एक अच्छा इनको गेम लगता है कि भारत में एक अच्छा मार्केट है और एक भारत में निवेश करने का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर भारत में निवेश करते हैं तो कम लागत में अच्छा उत्पादन होगा और वहीं पर एक अच्छी मार्केट बनेगी, क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन है और उनको हम अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। इसलिए ये दुनिया का एक उभरता हुआ बाजार भी माना जाता है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्या होता है, मार्केट के नाम से जाना जाता है। 6 पॉइंट, तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था। आज इकोनॉमी हमारी पास रैपिडली ग्रो कर रही है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और रैपिडली ग्रो भारत है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अलग बात है कोविड में हम लोग रुके, बट कोविड में रुकने का तात्पर्य ये कभी नहीं हो जाता कि कोविड में रुकने का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अधिक डैमेज हुई है, बट स्पीड कम नहीं हुई है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, ठीक है, झटके से स्पीड थोड़े दिन के लिए कम होती है, लेकिन फिर से हम अपनी कंडीशन पे आ जाएंगे। तो 2018 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद विकास प्रतिशत क्या था, 7.3 था, जो काफी अच्छा था, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा रहा, ठीक है। आज अमेरिका की इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, 2% के रेट से। आप जितना डेवलप्ड कंट्री है विश्व में, डेवलप्ड कंट्री की आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखिएगा 2% से लेकर के 3% के मध्य ही मिलेगी, लेकिन भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है आप 7 से लेकर के 9 के बीच में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज भारत की जो इकोनॉमी है वो विकसित देशों की इकोनॉमी की अपेक्षा 3 गुना स्पीड से तेजी से ग्रो कर रही है, जो एक अच्छा सेंटेंस को बता रही है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी। हम लोग जब 7th पॉइंट डिस्कस करते हैं तो 7th पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत में तकनीक का कम उपयोग होता है। आज भी भारत में श्रम प्रधान, जो आपका श्रम प्रधान होते हैं तकनीक, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भारत में लेबर कॉस्ट कम है, लेबर सस्ती है, लेबर कॉस्ट कम होने के कारण भारत में तकनीक का प्रयोग कम करके आप क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, लेबर को ज्यादा लगाते हैं। आप एक काम करिए, एक रोड बनाने की प्रक्रिया को आप ले लीजिए। रोड बनाने की प्रक्रिया 2 तरीके से हो सकती है, या तो एक जेसीबी के द्वारा आप तेजी से काम कर लें, मशीनों के द्वारा तेजी से काम कर लें, मैंने जेसीबी एग्जाम्पल दिया। दूसरा होता तरीका कि आप लेबर लगा दें, लेबर मिट्टी खोदे, उसको प्लेन करे, तो आप देखोगे तो इकोनॉमी में लोग आज भी प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स को लेबर लगाते हैं, जबकि देशों में सारा काम मशीनें करती हैं। तो आज भारत में तकनीक का कम उपयोग किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे पास तकनीक की अपेक्षा लेबर सस्ता है, तकनीक की अपेक्षा लेबर सस्ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग तकनीक पर उतना अधिक फोकस नहीं करते हैं, जबकि श्रम प्रधान तकनीक को हम लोग ज्यादा लगाते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीक का उपयोग कम मात्रा में हो रहा है, मानव जनित श्रम का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, जिससे वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती है। याद रखिएगा, मशीन का प्रयोग कभी भी करिए तो मशीन कॉस्ट को डिक्लाइन करेगा। मशीन क्योंकि कम टाइम पर ज्यादा उत्पादन कर देगा, तो पर कैपिटल इनकम ऑटोमेटिक आप देखोगे कि लागतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन वहीं जब आप मशीन का प्रयोग ना करके श्रम का प्रयोग करोगे, तो श्रम के प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती जाती है, इसलिए भारत में वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती है। विश्व की दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना में तकनीक का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर बढ़ चढ़ कर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और जब तकनीक का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप ये इनके उत्पादों का मूल्य कम होता है, क्योंकि इनकी लागतें कम होती है, और हम जो उत्पाद बनाते हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी कॉस्ट ज्यादा होने के कारण प्राइस ज्यादा होता है, जिससे विश्व व्यापार में, विश्व बाजार में हमारे उत्पाद को कोई खरीदता नहीं है। दूसरी चीज याद रखिएगा, तकनीक के प्रयोग से गुणात्मकता बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, और गुणवत्ता बढ़ने से क्या होता है कि लोगों को वस्तुएं बड़ी पसंद आती हैं। तो एक तरफ तकनीक का प्रयोग ने क्या किया, प्राइस को डिक्लाइन किया, दूसरी तरफ क्या हुआ, इसमें उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया, और तीसरा मात्रा को बढ़ा देता है। जब मशीन का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन कर सकते हैं, और आज भारत तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार मूल्य कम होते, तो लगातार मूल्य बढ़ता जा रहा है, वस्तुओं की गुणवत्ता उतनी नहीं आ पा रही जितनी हम लोग एक्सपेक्टेड किए, जितना हम लोग सोचे कि इतनी गुणवत्ता होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप और हम लोग उत्पादन भी कम कर पाते, इसलिए हमारा उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पाता है। लेकिन आप इसको बैड इंपैक्ट मत मानिए, आज भारत में श्रम ज्यादा बेरोजगार है, जब श्रम ज्यादा बेरोजगार है तो हमको बेरोजगारी से संघर्ष करना है, और इस बेरोजगारी से संघर्ष करने के चक्कर में हमको लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तकनीक का प्रयोग कम हो रहा है। ठीक है, और आप याद रखिएगा, जब इकोनॉमी में भ्रष्टाचार फैलता है, तो भ्रष्टाचार या करप्शन फैलता है, आपकी कोई घटनाएं फैलती हैं, तो उसका मुख्य कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता। तो अनएम्प्लॉयमेंट भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती जैसी घटनाओं को जन्म देता, जिसके परिणाम कभी कभी हिंसा को भी जन्म देता। याद रखना, बेरोजगारी, चोरी, भ्रष्टाचार के अलावा सबसे हमारा दुखद पहलू है, ये हिंसा को जन्म देता, जो अर्थव्यवस्था के लिए काफी अधिक नुकसानदायक होता, जीडीपी के लिए काफी अधिक नुकसानदायक होता। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में भारतीयों ने जानबूझ करके, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को लगाया कि भले वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर कम रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो मेन कीड़ा है, चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, इनसे तो हम बच के रहेंगे। आपको मैं एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल में आपको बड़ा सरप्राइजिंग एग्जांपल लगेगा। आप अफगानिस्तान का इस समय नाम सुन रहे होंगे, अफगानिस्तान का। इसके पहले भी यहाँ पर घरेलू क्या हुआ, बहुत अधिक हिंसाएं थी। आज से मैं मान के चलता हूँ 5 या 10 साल पहले यहाँ पर घरेलू हिंसा की मात्रा बहुत ज्यादा थी। लोग अनएम्प्लॉयड थे, लोगों के पास जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ऑटोमेटिक घरेलू हिंसा करते हैं। तो वहां पर अर्थशास्त्रियों ने सजेशन दिया था कि रोजगार जनरेट तो हम तुरंत नहीं कर सकते, तो वहां पर टेलीविजन विथ केबल, आप ध्यान से देखिएगा, टेलीविजन प्लस केबल अवेलेबल कराया था सरकार ने, फ्री में टेलीविजन और केबल अवेलेबल कराया था, ताकि जो वहां का यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो टीवी और केबल पर नई फिल्मों को देख करके अपना टाइम पास कर ले, घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व ना हो। और आपको रिपोर्ट में बताऊं कि टीवी और केबल की जब अवेलेबिलिटी सरकार ने कर दी, तो घरेलू हिंसा की मात्रा काफी अधिक कम हो गई। तो इस प्रकार, एक प्रकार से अगर इकोनॉमी में बेरोजगारी होती है, तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, घरेलू हिंसा को जन्म देती है। घरेलू हिंसा का तात्पर्य होता है कि देश में लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, आगजनी करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसकी संख्या अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। तो इनकी संख्या को कम करने के लिए आपको श्रम प्रधान तकनीक भारत सरकार ने शायद अपनाया, जो वास्तव में हमारे पास इम्ब्लेम किया जाता है कि आपने तकनीकियों का प्रयोग कम क्यों किया। तो वास्तव में आज भारत की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम लोग तकनीक का प्रयोग करें, क्योंकि
भारत में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा, और ये हम घरेलू हिंसा, चोरी, भ्रष्टाचार से भी बचना चाहते हैं। तो हमने लोगों ने जानबूझ करके अभिश्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया ताकि कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर में ना आने पाए। तो इस प्रकार भारत में तकनीक का प्रयोग अब बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी हम लोग समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी बेरोजगारी की मात्रा ज्यादा है। इसलिए हम तकनीक का प्रयोग क्या होता है, जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा डिमेरिट्स हो जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीक का उपयोग कम मात्रा में हो रहा है, मानव जनित श्रम का इस्तेमाल अधिक हो रहा है, जिससे वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती हैं। विश्व की दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर किया जाता है। भारत को यदि विश्व में सर्वोच्च स्थान पाना है तो तकनीक का उपयोग और धंधों और कृषि में प्रयोग बढ़ाना होगा, और भारत वास्तव में अब कुछ ऐसा करने लगा। आपने देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी, इंडिया जो आपका इंडिया है, वो अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर सेक्टर में कर रहा, लेकिन हमारे पास परिस्थितियां थोड़ी सी कुछ ऐसी हैं जिसके अंतर्गत हम रैपिडली तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के कारण नहीं कर सकते, लेकिन भारत इस बात को एक्सेप्ट कर रहा कि नहीं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमको करना चाहिए। हाँ, भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनइक्वालिटी, जो आपका इनइक्वालिटी पाया जाता है, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी पाया जाता है। ठीक है, वेल्थ इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी पाया जाता है। कुछ लोग तो बहुत अधिक पूंजीपति हैं, पूंजीपति बहुत ज्यादा है, और कुछ के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। ठीक है, खाने के लिए भी नहीं है। तो आज भारत की अर्थव्यवस्था में इनइक्वालिटी बहुत अधिक देखने को मिल रही है, और इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में आय का समान, आय तथा पूंजी का समान वितरण नहीं पाया जाता। भारत की अर्थव्यवस्था में धन वितरण में असमानता देखने को मिली है। ठीक है, हमारे पास जो आपका वेल्थ है उसमें इनइक्वालिटी मिली, अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई है, इनमें बहुत अधिक प्रॉब्लम्स है। देश में मुट्ठी भर लोगों के पास बड़ी मात्रा में धन है, थोड़े लोगों के पास बहुत ज्यादा है, और बड़े पॉपुलेशन के पास कम इनकम, परंतु बाकी जनता गरीबी की समस्या से आज जूझ रही है। अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। भारत के 1% जनसंख्या के पास देश का 53% धन है, जो वास्तव में इनकम इनइक्वालिटी को सबसे ज्यादा शो करता है कि भारत में 53% जो इनकम है वो 1% पॉपुलेशन के पास है, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, और बाकी 99% पॉपुलेशन के पास कितना आपके पास बचेगा, आपके पास 47% इनकम है। तो देखिए कि 47% इनकम पे 99% पॉपुलेशन वर्क कर रही है, काम कर रही है, और 1% पॉपुलेशन 53% आय को अपने पास रखी हुई है। यही इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। इससे समाज में गरीबी के स्तर में वृद्धि होगी। जब अर्थव्यवस्था में असमान वितरण होगा तो इससे पॉवर्टी बढ़ेगी, और अधिकतम प्रतिशत व्यक्ति इस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ठीक है, आज भारत में बीपीएल जो लाइन बनाई गई है, बीपीएल लाइन में आपने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट देखा, 36% पॉवर्टी, जबकि कमीशन की रिपोर्ट कहती है 24 या 25% भारत में पॉवर्टी है। तो आज अगर 1/4 किसी कंट्री की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की होती है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न सोचने वाला होता कि आखिर भारत में क्या हो रहा है। आय के इस असमान वितरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों की विभिन्न श्रेणियों के बीच भारी अंतर है, जो आपकी कैटेगरी है वो काफी अधिक चेंज है, और आर्थिक असमानता, इनकम इनइक्वालिटी को पैदा कर रही। तो आज भारत के सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो आ गई है वो क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई है, और इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ने असमानता को जन्म किया, और इस असमानता से गरीबी जन्म लेती है, और इस गरीबी के कारण ही अर्थव्यवस्था की आज स्पीड प्रॉपर बूस्ट नहीं कर पा रही जितना हम लोग चाहते हैं। जब आप गरीबी के अंदर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एजुकेशन लेवल कम होगा। ठीक है, जब एजुकेशन लेवल कम होगा तो उससे आपका स्किल कम हो जाएगा। जब आपके पास शिक्षा कम होगी तो आपके पास, याद रखना कि आपको शिक्षा कम होने के कारण आपके पास उतनी अधिक स्किल नहीं होगी, कौशल नहीं होगा। जब कौशल नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी।
और 9 सबसे ज्यादा जो बैड पॉइंट है, भारत की पॉपुलेशन बहुत तेज रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत तेज भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मई 2020 के अनुसार भारत की आबादी 138 करोड़ है। इस समय इतनी आपकी पॉपुलेशन है, जो वास्तव में 1.5 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, इससे हम लोग अधिक बड़ा काम कर रहे हैं। जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी चाइना की है, सेकेंड स्थान पर आपका भारत का। बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देना एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी सबसे क्या होता, सारे ग्रोथ का मूल फैक्टर है। अगर आप लोगों को रोजगार दे देते हो तो रोजगार के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इकोनॉमी में सारी चीजें, आपका कंजप्शन इंप्रूव होगा, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मेन फैक्टर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में आज सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो रोजगार पैदा करने की है। अगर अर्थव्यवस्था में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उतनी तेजी से निवेश किया जाए तो अर्थव्यवस्था में पूंजी की वृद्धि दर यदि जनसंख्या की वृद्धि दर के बराबर कर देंगे तो इकोनॉमी हम कहेंगे एक ऑप्टिमम स्टेज पे चल रहा है। लेकिन आज भारत में डेल्टा एन का मान, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का मान ज्यादा है और पूंजी निवेश का मान कम है, जिसके कारण अधिकतर पॉपुलेशन क्या होती है, अनएम्प्लॉयड रह जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आज एक मेजर प्रॉब्लम है। हालांकि इस जनसंख्या में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, आज हमारे देश में आप देखेंगे सबसे ज्यादा युवा, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हो रही। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ नियम पारित किए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक विकास के परिणाम आ सकते हैं। आज भारत में जो होता है जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं है, आज भारत को रिक्वायर्ड है। या तो देखिए हमारे पास तरीका हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी समाप्त करने का तरीका ये हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही, उतना ही तेजी से अगर हम निवेश बढ़ा दें, पूंजी बढ़ा दें, तो आपको बढ़ी हुई जनसंख्या को क्या हो मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। लेकिन भारत में अगर आपके पास पूंजी बढ़ाने की क्षमता ज्यादा नहीं है, डेल्टा के अपन के का मान ज्यादा बढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो दूसरा तरीका ही रह जाता कि पॉपुलेशन आप घटाने का पर काम करेंगे। तो भारत में जितनी क्षमता से हो सकता है वो पूंजी निवेश कर रहा, लेकिन ये पूंजी निवेश सफिशिएंट नहीं है लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए। इसलिए भारत को चाहिए कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या नीति बनाए और जनसंख्या नीति बना करके एक ऐसी नीति को लागू करे जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी से जनसंख्या घटे, ताकि अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो कर सके। 10th पॉइंट, 10वां पॉइंट, स्थिर मैक्रो अर्थव्यवस्था। जो हमारे पास मैक्रो समष्टि अर्थव्यवस्था है वो स्थिर है। मैक्रो अर्थव्यवस्था क्या है, रोजगार, ये स्थिर है, रोजगार की दर स्थिर है। मैक्रो अर्थव्यवस्था क्या है, आपके अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम की ग्रोथ स्थिर है। तो अर्थव्यवस्था में जो आपका रोजगार या राष्ट्रीय आय की हम बात करते हैं, तो आज इकोनॉमी में लगभग सब स्टेबलिश हो गया है, ये बढ़ नहीं रहा, जो एक सोचनीय विषय हो जाता है कि आखिर इसका कारण क्या है, जिस पर सरकार को कोई न कोई गंभीरता से कदम उठाना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में सबसे स्थिर मैक्रो अर्थव्यवस्था माना जाता है, वर्ल्ड में सबसे कांस्टेंट है। यानी ये अगर 7% है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो 7% बनी हुई है कई साल से। ठीक है, भारत में कारोबार और व्यापार की अच्छी संभावनाएं हैं, जिससे बाहरी देश आकर के यहाँ उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर 7.3% है, जो कांस्टेंट बना हुआ रहता है। तो आज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो सिम्टम्स है, जो स्थिर होने के घटक है, इनको हमको परिवर्तित करने की आवश्यकता बन जाती है। 11th पॉइंट, उचित बुनियादी ढांचे का अभाव। भारत में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर ओवरलोड है। आपने जो देखा होगा हाईवे बने हैं, हाईवे देखिए टूटने लगे, अभी हाईवे बनते देर नहीं लगे, ये टूटने लगे। क्यों, क्योंकि इसमें ओवरलोड है, जितने ट्रक चलने चाहिए थे उससे ज्यादा ट्रक इस पर क्या होते परिवहन कर रहे हैं, आवाजाही का काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हाईवेज पर ओवरलोड होने के कारण ये टूटते जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ भारत में प्रॉब्लम्स ये होती है कि जितनी इनकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा ये लोडिंग कर करके चलते हैं। तो भारत में जो बुनियादी ढांचे हैं वो वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आज हमारे पास क्या होते हैं जरूरत है और जिन पर सरकार को फोकस करना चाहिए। भले ही पिछले कुछ दशक में बुनियादी
विकास में क्रमिक और उच्च स्तर पर सुधार हुआ, लेकिन अभी भी उसकी कमी है। देश में औद्योगिक विकास में वृद्धि के कारण बुनियादी ढांचे में कमी है। जिस दर पर बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, उसे विकास प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उचित बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है, और आज हमको और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बड़ी इकोनॉमी हो गई है, आपकी क्या होती है, वाइड इकोनॉमी हो गई है, और जो इसकी इकोनॉमी में अदर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड है कि हमको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करिए। आज हमारी रोडें टूटी हुई है, ठीक है, इकोनॉमी बूस्टअप कैसे करेगी आप ही बताइए। तो ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी इकोनॉमी की स्पीड को कहीं ना कहीं रोक रहा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में कमी का मुख्य कारण रहा। बाद में बुनियादी ढांचे का समर्थन करने से अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई, लेकिन निश्चित रूप से उचित बुनियादी ढांचे के रूप में विकास के समर्थन की आवश्यकता होगी। 12, भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। देश में 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 60% आबादी युवा है। हमारे पास यूथ कितना है, 60% है, और काम करने के योग्य, पर इसके बावजूद देश में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है। 2017 में भारत में बेरोजगारी 1.77 करोड़ थी, और बुनियादी ढांचे का अभाव, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने आपको डिस्कस किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे का अभाव पाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से इसमें सुधार किया गया, पर अभी भी बहुत से क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। भारत को यदि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। देश के बहुत से हिस्सों में बिजली, पानी, सड़क, सीवर, आपके पास यातायात संसाधन, शौचालय, घर जैसी बुनियादी सुविधाओं का आज भी अभाव पाया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइस अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। मूल्य में परिवर्तन तेजी से होता है, और जब अर्थव्यवस्था में मूल्य में परिवर्तन तेजी से होगा, प्राइस अनस्टेबल होगा, तो याद रखना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। डायरेक्ट आपको हम बोल दें कि अर्थव्यवस्था में जैसे उत्पादक देखते हैं कि मूल्य में प्रॉब्लम्स आ रही, मूल्य प्रॉपरली क्या होता है, स्टेब्लिश नहीं है, तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में डेल्टा आई, यानी उत्पादक ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश करना पसंद नहीं करते। और आप जानते हो कि डेल्टा आई का मान यदि नहीं बढ़ा तो इकोनॉमी में ना तो मल्टीप्लायर काम करेगा, तो ना तो नेशनल इनकम बढ़ पाएगी। तो इस प्रकार मूल्य स्थिरता को हमको रोकना होगा, मूल्य को स्थिर बनाए रखना होगा, ताकि इकोनॉमी में जो हमारा इन्वेस्टमेंट फैक्टर है वो बढ़े, कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। इन सारे पॉइंट्स को हमको देखना पड़ेगा। देश में वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता है, और आए दिन मूल्य घटता बढ़ता रहता है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुएं महंगी होती जा रही, परंतु बेरोजगारी के कारण इसकी मार मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ रहा है। तो इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी होना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है उसका आपने देखा होगा, भारत में लकड़ी कितनी बेसिक नीड्स है। हमारे पास लकड़ी है तो लकड़ी का क्या करते हैं हम लोग, जलावन के रूप में यूज करते हैं, जला करके आग बना लेते हैं ना, जबकि उस लकड़ी को हम फर्नीचर बना सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास जितने प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहें तो ज्यादा ठीक है। भारत एक विशाल देश है जहां पर सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जमीन, पानी, खनिज, वन, पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते, पर इन सभी संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जो भारत के लिए एक और बड़ा दुर्भाग्य बन जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, इन द कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारत विभिन्न आर्थिक समूह जैसे ब्रिक्स और G20 में भी एक सक्रिय सदस्य बन गया है। ठीक है, आज G20 में हम लोग इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, सक्रिय सदस्य के रूप में है। अब विश्व के सभी दिग्गज देश भारत को व्यापार का एक केंद्र मानने लगे। भारत का ट्रेड विश्व के लगभग सारे देशों से होने लगा, और अपना निवेश भारत में जोर शोर से करने पर ये लोग कर रहे हैं। ठीक, आगे आ रहे हैं, FDI के रूप में निवेश को ला रहे हैं। कोरोना वायरस जैसे मुश्किलों की वजह से, ठीक है, भारत भले ही भारत के साथ
दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर नुकसान हुआ है, परंतु तब भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्षमता रखता है। तो इस प्रकार हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की आज विशेषताएं देखी। ये बेसिक विशेषताएं थी जो आपको हमने बताया। ये एक प्रकार से ओवरव्यू प्रस्तुत करती है अर्थव्यवस्था की कि आज हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, और उन ओवरव्यू के आधार पर आपने देखा कि आज हमारी इकोनॉमी किस प्रकार से ट्रांसफर हो रही है। तो ये आपका आज का ये लेक्चर समाप्त होता। अब आपके प्रश्न उत्तर का समय।